हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस आज के इस लेक्चर में हम रोग निदान का एक और नया चैप्टर जो कि है दोष विकृति स्टार्ट करने जा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, बड़ा मजेदार है बच्चे। इसको पढ़ने में आपको काफी ज्यादा मजा आएगा, लेकिन कब? जब आप ये चैप्टर मेरे से पढ़ोगे तब। ये आपको अगले 10 मिनट में ही पता चल जाएगा। देखना, मैं अगले 10 मिनट में इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको ऐसा बताऊंगा कि आपका मन करेगा कि आगे का लेक्चर कब आए, है ना। गारंटी देता हूँ बच्चे, बस आप अगले 10 मिनट तक इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद तो अपने आप ही आपके अंदर इंटरेस्ट आएगा कि आगे के लेक्चर कब आएंगे। गारंटी देता हूँ। अगर इस तरह से फीलिंग आ रही है तो कमेंट में लिखिए सर मजा आ रहा है, इस तरह से आप लिख देना। अगर ऐसा हो गया तो मैं इस चैप्टर के जितने भी लेक्चर है सारे के सारे यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, वरना नहीं करूंगा। ठीक है, तो बस आप 10 मिनट ध्यान से देखिए। मैं आपको इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आखिरकार इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने की हम कोशिश करते हैं। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ दोष विकृति? दोष विकृति का मतलब क्या होता है? तो बच्चे आप सभी जानते हैं दोष विकृति का मतलब क्या होता है। चलिए फिर से मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज मीनिंग ऑफ दोष विकृति, ताकि वो स्टूडेंट जिनको नहीं पता है कि दोष विकृति का मतलब क्या होता है तो उनको भी पता चले, है ना। हाँ, तो बच्चे दोष विकृति का मतलब क्या होता है? अगर हम इंग्लिश में बोले तो क्या होता है इसका मतलब होता है अनबैलेंस्ड। इसका मतलब होता है बच्चे अनबैलेंस्ड स्टेट ऑफ दोष। इसे हम क्या कहेंगे बच्चे? दोष विकृति, है ना। इसे हम क्या कहेंगे बच्चे? दोष विकृति, है ना। हिंदी में बोले बच्चे, हिंदी में बोले तो इसको किस तरह से बोलेंगे? इन हिंदी व्हाट इज मीनिंग ऑफ दोष विकृति, है ना। तो बच्चे क्या होता है, जब हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ, क्या होता है बच्चे? जब हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ अपनी प्राकृतिक अवस्था से विचलित हो जाते हैं तो इसे ही क्या कहते हैं बच्चे? दोष विकृति कहते हैं। प्राकृतिक अवस्था में आप क्या क्या लोगे बच्चे? प्राकृतिक अवस्था में आप क्या क्या लोगे? तो प्राकृतिक अवस्था में आप ले सकते हैं दोषों के स्थान, है ना, दोषों के गुण, दोषों के कर्म, ठीक है, और दोषों की मात्रा। ठीक है, तो जब वात, पित्त, कफ अपने स्थान, गुण, कर्म और मात्रा से क्या हो जाते हैं बच्चे? विचलित हो जाते हैं, अनबैलेंस हो जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चे? दोष विकृति। और बच्चे जब हमारे शरीर में दोष विकृत हो जाते हैं, ठीक है, जब हमारे शरीर में दोष विकृत हो जाते हैं तो फिर इससे क्या होता है बच्चे? इससे किसी न किसी प्रकार की रोग की उत्पत्ति होती है। ठीक है, क्या बोला मैंने बच्चे? जब हमारे शरीर में दोष अनबैलेंस हो जाते हैं, यानी कि विकृत हो जाते हैं, तो फिर इससे क्या होता है बच्चे? इससे क्या होता है? इससे किसी न किसी प्रकार की रोग की उत्पत्ति होती है। वो डिपेंड करेगा कौन से रोग की उत्पत्ति होगी, वो दोषों पर डिपेंड करेगा कि कौन सा दोष विचलित हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो क्या बोला मैंने? जब हमारे शरीर में क्या हो जाता है बच्चे? दोष विकृत हो जाते हैं, तो फिर इससे क्या होता है बच्चे? रोग की उत्पत्ति होती है ना। रोग की उत्पत्ति होती है, ठीक है। लेकिन बच्चे जैसे ही हमारे शरीर में दोष विकृत हुआ तो अचानक रोग की उत्पत्ति नहीं होती है। रोग की उत्पत्ति के लिए बच्चे कई सारे चरण होते हैं, कई सारे स्टेप्स होते हैं। इसको आप एक उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति ने अत्यधिक तीखा या खट्टा या ज्यादा तला हुआ भोजन कर लिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चे? सबसे पहले
उसके शरीर में अग्नि प्रभावित होगी। अग्नि प्रभावित होने से यानी कि अग्नि के बिगड़ने से क्या होगा, शरीर में आम बनेगा। आम क्या करेगा बच्चे, दोषों को विकृत करेगा। यहाँ पर कौन सा दोष विकृत होगा बच्चे, पित्त दोष विकृत होगा। ठीक है, पित्त दोष फिर विकृत होकर क्या करेगा बच्चे, अपने स्थान को छोड़कर अन्य स्थान में जाने लगेगा। और जहां पर भी इसको उचित स्थान मिलेगा वहां पर जाके बच्चे ये क्या करेगा, धातु आदि को दूषित करेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद रोग उत्पन्न होगा, यानी कि रोग अपने लक्षणों को दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे हमारे शरीर में कोई भी रोग अचानक उत्पन्न नहीं होता है। रोग को उत्पन्न होने के लिए बच्चे कई सारे चरण है ना। हमारे शरीर में रोग बनने के लिए कई सारे चरण है, कई सारे स्टेप्स है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे उदाहरण से समझाया। व्यक्ति ने क्या किया बच्चे, सबसे पहले अत्यधिक तीखा, खट्टा या अत्यधिक तला हुआ भोजन खाया, तो उससे क्या हुआ, सबसे पहले उसके शरीर में अग्नि प्रभावित हुई। अग्नि बिगड़ने से क्या हुआ, शरीर में आम बनने लगा। आम बनने से क्या हुआ बच्चे, पित्त दोष विकृत हुआ। पित्त दोष विकृत होने से इसने अपने स्थान को छोड़कर अन्य स्थान में जाना शुरू कर दिया। ठीक है, और जहां पर भी उचित स्थान मिला वहां की धातु आदि को दूषित करके क्या किया, इसने रोग को उत्पन्न किया। तो इस तरह से बच्चे रोग हमारे शरीर में अचानक उत्पन्न नहीं होता है, कई चरणों में होता है। और यही क्या है बच्चे, दोष विकृति अध्याय का मूल सिद्धांत है। यही क्या है बच्चे, दोष विकृति अध्याय का मूल सिद्धांत है। क्या मूल सिद्धांत है, मूल सिद्धांत ये है कि हमारे शरीर में रोग अचानक उत्पन्न नहीं होता है ना, अचानक उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि रोग कई चरणों में उत्पन्न होता है। ठीक है, और वो चरण कुछ इस प्रकार से है ना। सबसे पहले बच्चे निदान है, निदान यानी कि रोग का कारण। ठीक है, उन चरण में सबसे पहले क्या होता है बच्चे, निदान यानी कि रोग का कारण। जैसे कि अभी हमने उदाहरण देखा था, तो यहाँ पे रोग का कारण क्या था, उस व्यक्ति ने अत्यधिक तीखा, खट्टा और ज्यादा तला हुआ भोजन खाया, तो ये क्या है बच्चे, कारण है। ठीक है, फिर निदान से क्या हुआ, यानी कि कारण से क्या हुआ बच्चे, निदान के बाद क्या हुआ, उसके शरीर में अग्नि प्रभावित होने लगी, यानी कि अग्नि विकृति। ठीक है, दूसरा क्या होगा बच्चे, दूसरा चरण क्या होगा, अग्नि विकृति है ना, अग्नि विकृति। ठीक है, अग्नि विकृत होने से क्या हुआ बच्चे, अग्नि विकृत होने से क्या हुआ, शरीर में आम बनने लगा है ना। अग्नि विकृति से क्या हुआ बच्चे, शरीर में आम बनने लगा, आम का बनना। ठीक है, फिर ये आम क्या करता है बच्चे, है ना, फिर ये आम क्या करता है बच्चे, आम क्या करता है बच्चे, आम जो होता है वो दोषों को विकृत करता है ना, दोषों को विकृत करता है, दोष विकृति। ठीक है, जैसे कि इस उदाहरण में कौन सा दोष विकृत हुआ, पित्त दोष विकृत हुआ। ठीक है, उसके बाद दोष विकृत हो जाने से क्या होगा बच्चे, दोष विकृत हो जाने से क्या होगा, दोषों की क्षया वृद्धि होगी। एक मिनट, हाँ, लैपटॉप को मैं चार्ज पे लगा देता हूँ, है ना। तो क्या होता है बच्चे, जैसे कि हमने बोला कि हमारे शरीर में रोग अचानक उत्पन्न नहीं होता, कई चरणों में होता है। जैसे कि यहाँ पे चरण क्या क्या है, सबसे पहले निदान है ना, यानी कि रोग का कारण क्या है, उस कारण से क्या होगा बच्चे, सबसे पहले हमारे शरीर में अग्नि विकृत होगी। ठीक है, उसके बाद उससे क्या होगा बच्चे, आम बनेगा। आम क्या करेगा, दोषों को विकृत करेगा। ठीक है ना, दोष विकृत हो जाएंगे तो क्या होगा बच्चे, क्या होगा, दोषों की क्षया वृद्धि होगी। ठीक है, क्या होगा बच्चे, दोषों की क्षया वृद्धि होगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बच्चे, दोष शरीर में फैलना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि प्रेशर है ना। उसके बाद क्या होगा बच्चे, प्रेशर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बच्चे, उसके बाद दोष अपना स्थान छोड़कर अन्य स्थान में जाने लगेंगे और वहां पर रोग को उत्पन्न करेंगे। इसको हम क्या कह सकते हैं बच्चे, इसको हम कहेंगे आश्रय परिवर्तन। इसे हम क्या कहेंगे बच्चे, आश्रय परिवर्तन।
है ना। इसे आप आश्रय आपकर्ष भी बोल सकते हो, आश्रय आपकर्ष भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बच्चे, आश्रय परिवर्तन हो जाने के बाद क्या होगा, आवरण। आवरण यानी कि ये दोष जो है जिस स्थान पर गए हैं वहां पर दुष्य आदि को क्या करेंगे बच्चे, प्रभावित करेंगे, है ना। आवरण, इसको हम दोष दुष्य समुच्चन भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बच्चे, आवरण के बाद, है ना, आवरण के बाद क्या होगा बच्चे, लास्ट में रोग की उत्पत्ति होगी, है ना, रोग की उत्पत्ति होगी। तो आप देख सकते हैं बच्चे, आप देख सकते हैं कि हमारे शरीर में कोई भी रोग अचानक उत्पन्न नहीं होता है, वो कई सारे चरणों में होता है। जैसे कि पहला चरण है निदान, देन मतलब रोग का जो भी कारण है उससे क्या होगा, अग्नि विकृत होगी, उससे आम बनेगा, आम दोष को विकृत करेगा, है ना। दोष विकृत हो जाने से शरीर में उसकी क्षय वृद्धि होगी, फिर वो शरीर में फैलने लगेगा, फिर आश्रय का परिवर्तन होगा, देन आवरण, देन लास्ट में क्या होगी बच्चे, रोग की उत्पत्ति होगी। और यही क्या है बच्चे, दोष विकृति अध्याय का मूल सिद्धांत है। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ये सारे स्टेप्स को वन बाय वन। जैसे कि आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे निदान, यानी कि रोग का कारण, ठीक है। निदान में हम कई सारी चीजें देखेंगे, निदान की निरुक्ति देखेंगे, निदान की व्युत्पत्ति देखेंगे, निदान की परिभाषा पढ़ेंगे, निदान के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले हम निदान पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद हम अग्नि विकृति पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम दोषों की क्षय वृद्धि पढ़ेंगे, फिर आश्रय परिवर्तन पढ़ेंगे, आवरण पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चे इस चैप्टर में ये बताया गया है कि रोग अचानक उत्पन्न नहीं होते हैं, रोग कई चरणों में उत्पन्न होता है ना। और हर एक चरण को, हर एक स्टेप को इस अध्याय में डिटेल में बताया गया है। तो आया ना मजा, आया ना आपको, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दोष विकृति अध्याय। तो इसका मूल सिद्धांत क्या है बच्चे इस चैप्टर का, इस चैप्टर का मूल सिद्धांत यही है कि हमारे शरीर में रोग अचानक उत्पन्न नहीं होते हैं, ये कई चरणों में होते हैं। तो बच्चे अभी तक तो हम पढ़ते आ रहे थे पहले पिछली क्लासेस में कि दोष विकृत होते हैं, उससे रोग उत्पन्न होता है। लेकिन इस अध्याय में बताया गया है कि दोष विकृत हो जाने के बाद रोग की उत्पत्ति कैसे होती है, दोष विकृत हो जाने के बाद कौन से स्टेप्स आते हैं, कौन से चरण आते हैं जिससे रोग की उत्पत्ति हो जाती है लास्ट में। तो ये सारे स्टेप को इस अध्याय में बताया गया है। तो आप देखना अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस सबसे पहला टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो क्या है बच्चे, निदान। उसके बाद अग्नि विकृति, उसके बाद वन बाय वन ये जो स्टेप लिखे हुए हैं ये सारे स्टेप को हम दोष विकृति अध्याय में कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो बच्चे इस तरह से अगर आप इन स्टेप को समझ गए ना तो फिर आगे के जितने भी चैप्टर है रोग निदान के वो भी आसान हो जाएंगे। बस ये चीज आपको समझ में आना चाहिए जो कि मैंने आपको समझा दी है। चलिए फिर से फटाफट इसे हम क्या करते हैं बच्चे, रिवाइज करते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये बोला कि हमारे शरीर में कोई भी रोग अचानक उत्पन्न नहीं होता है, वो को क्या होता है बच्चे, कई चरणों में उत्पन्न होता है। और यही क्या है बच्चे, दोष विकृति अध्याय का मूल सिद्धांत है। और वो चरण क्या है, तो सबसे पहले क्या होता है बच्चे, रोग का कारण। जैसे कि हमने उदाहरण में देखा था, उस व्यक्ति ने क्या किया, अत्यधिक तीखा, खट्टा और काफी तला हुआ भोजन खाया, ज्यादा तला हुआ खाया, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चे, रोग का कारण। उससे क्या हुआ बच्चे, उससे उसके शरीर में अग्नि विकृत होने लगी, अग्नि बिगड़ने लगी, ठीक है। अग्नि बिगड़ने से उसके शरीर में आम बनने लगा, ठीक है। फिर उसे आम ने क्या किया, दोष को विकृत किया। जैसे कि हमारे उदाहरण में कौन सा दोष विकृत होगा, पित्त दोष विकृत होगा। क्यों, क्योंकि उसने उष्ण भोजन खाया, खट्टा भोजन खाया, है ना, और तीखा भोजन खाया। तो ये सब गुण किसके हैं बच्चे, पित्त दोष के हैं, है ना। और समान क्या करता है बच्चे, समान गुणों की वृद्धि करता है। तो ये गुण क्या है, अत्यधिक तीखा, खट्टा और तला हुआ, ये किसके गुण है बच्चे, पित्त दोष के। तो पित्त दोष को बढ़ा देगा। तो आम किसको विकृत करेगा, पित्त दोष को विकृत करेगा, ठीक है। पित्त दोष विकृत हुआ, है ना, तो उसके शरीर में क्या हुई बच्चे, वृद्धि हुई, वो शरीर में प्रसर फैलने लगा, है ना। उसने अपने आश्रय का परिवर्तन किया, देन आवरण, देन लास्ट में
रोग के लक्षण आपको दिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे रोग की उत्पत्ति कई चरणों में होती है और हर एक चरण का हम 2 विकृति अध्याय में डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक, चलिए तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए बच्चे हम पहला टॉपिक जो कि है निदान, जो कि है बच्चे निदान, इसे हेतु भी कहा गया है, इसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे, टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए। तो है ना मजेदार चैप्टर बच्चे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी आपको समझाने की कि दोष विकृति अध्याय का मूल सिद्धांत क्या है, और मैंने आपको समझा भी दिया होगा, आई होप। ठीक, चलिए तो जिसको समझ में आ गया है वेल एंड गुड, जिसको नहीं समझ में आया है तो मेरे नंबर है, मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक, चलिए, है ना। कमेंट में आप लिख दो बच्चे, कमेंट में लिख दो कि सर मजा आ रहा है ना। इस तरह से आप मेरे को बता दो तो ये चैप्टर को मैं पूरा यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, वरना आपको मेरे पेड कोर्स में जो कि चरक 1.0 उसी में आपको मिलेगा। उसमें एनरोल करने के लिए आपको आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद होम पेज पर आपको पीएमएस सेकंड ड्रॉप का टाइल मिलेगा। ठीक है, वहीं पर आपको ये बैच मिल जाएगा, है ना। तो जिसको रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, साथ में इस तरह से लेक्चर के नोट्स चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं बच्चे, कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक, चलिए हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चे निदान, है ना, इसे हेतु भी कहा गया है। ठीक, हाँ, तो निदान शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, निदान शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है ना। तो देखिए, अगर आप क्या करते बच्चे दिश धातु में, है ना, अगर आप क्या करते हो दिश धातु में निर उपसर्ग और ल्युट प्रत्यय करते हो, ये क्या है बच्चे उपसर्ग है, ठीक है, और ये क्या है बच्चे प्रत्यय, है ना। तो इससे क्या बनता है बच्चे निर्देशन शब्द बनता है। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू संस्कृत व्याकरण रेफ का लोप होकर निर्देशन शब्द के निदान के रूप में परिणति हो जाती है। कैसे होता है इसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस इतना आप जान लो कि दिस धातु में आप अगर निरुपसर्ग एंड ल्यूट प्रत्यय करते हैं जिससे निर्देशन शब्द बनता है, और रेफ का लोप होकर बच्चे ये निर्देशन शब्द निदान में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे निदान की क्या होती है व्युत्पत्ति होती है। ठीक, चलिए अब निदान की परिभाषा, है ना। तो परिभाषा को समझाने से पहले बच्चे मेरे को आपको एक चीज समझानी है जिसको अब मैं समझाऊंगा, उसके बाद हम समझेंगे आगे का। ठीक, चलिए हाँ, तो चलिए इसको थोड़ा मैं रफ करता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। तो बच्चे यहाँ पर आपको ये जो निदान शब्द दिखाई दे रहा है ना, तो इस निदान शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है ना। समझने की कोशिश करो बच्चे, अभी जो आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम यहाँ पे निदान कौन सा पढ़ रहे हैं। क्या हम निदान पंचक में जो निदान है वो वाला निदान पढ़ रहे हैं या कोई और निदान पढ़ रहे हैं। 99% स्टूडेंट ये समझते हैं कि निदान पंचक में जो निदान है उस निदान के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, तो बच्चे ये गलत है। मैं आपको बताऊंगा क्यों गलत है ना, तो आप समझने की कोशिश कीजिए, है ना। देखिए क्या बोला मैंने ये बोला कि ये जो निदान शब्द है ना, ये जो निदान शब्द है इसका प्रयोग बच्चे 2 अर्थों में किया जाता है। इसका प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है ना। पहला तो है बच्चे, पहला तो है बच्चे व्याधिजनक, व्याधिजनक, है ना। और दूसरा क्या है बच्चे, दूसरा है व्याधि बोधक, व्याधि बोधक। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको समझने की कोशिश करो, कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सा निदान पढ़ रहे हैं, है ना। तो निदान शब्द का जो प्रयोग है बच्चे वो 2 अर्थों में किया जाता है, व्याधिजनक और दूसरा है बच्चे व्याधि बोधक, है ना। व्याधिजनक का मतलब क्या होता है, व्याधिजनक का मतलब क्या होता है, व्याधिजनक का मतलब होता है बच्चे रोग के उत्पत्ति, है ना, रोग के उत्पत्ति के कारण, है ना। तो रोग की, ऐसा बोल दो आप, थोड़ा इसको अच्छा लिखते हैं, है ना। रोग की उत्पत्ति के जो कारण है बच्चे उसे हम क्या कहते हैं व्याधिजनक,
है ना। व्याधि बोधक क्या होता है बच्चे, व्याधि बोधक क्या होता है, व्याधि बोधक का मतलब होता है रोग का बोध या ज्ञान, रोग का बोध या ज्ञान कराने के साधन, इसे हम क्या कहते हैं बच्चे, व्याधि बोधक, है ना। नाम से ही पता चल रहा है, व्याधि जनक यानी कि रोग की उत्पत्ति के कारण जो है उसे हम क्या कहेंगे, व्याधि जनक, है ना। और व्याधि बोधक क्या हो जाएगा, रोग का बोध कराने के साधन, ये क्या होता है बच्चे, व्याधि बोधक, ठीक है। तो रोग की उत्पत्ति के जो कारण है ना, रोग की उत्पत्ति के जो कारण है ना, जैसे हम बोलेंगे व्याधि जनक, इसे भी निदान कहा गया है ना। और रोग का बोध या रोग का ज्ञान कराने के जो साधन है, इसे भी क्या कहा गया है बच्चे, निदान कहा गया है। तो अब आप बोलोगे बच्चे दोनों में, अब आप बोलोगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है सर, है ना। तो बच्चे दोनों में ये डिफरेंस है, दोनों में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर बच्चे जो ये वाला निदान है, व्याधि बोधक वाला निदान है, ये निदान बच्चे रोग को पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस निदान का, है ना, व्याधि बोधक वाला जो निदान है बच्चे, इसका प्रयोग रोग को पता लगाने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि इट इज अ डायग्नोस्टिक इंडिकेटर। यह क्या है बच्चे, इट इज अ डायग्नोस्टिक इंडिकेटर, यानी कि व्याधि बोधक निदान जो है, इसका उपयोग बच्चे रोग का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। इट इज अ डायग्नोस्टिक इंडिकेटर, है ना। और ये वाला जो निदान है, रोग की उत्पत्ति के जो कारण, ये वाला जो निदान है, व्याधि जनक निदान, ये बच्चे रोग को पैदा करने वाले कारण है, यानी कि रोग किस कारण उत्पन्न हुआ है ना। यानी कि ये क्या है बच्चे, इट इज एन इटियोलॉजिकल फैक्टर। ये क्या है बच्चे, व्याधि जनक वाला जो ये क्या है, इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि रोग किस कारण पैदा हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे, व्याधि जनक निदान, ठीक है। और रोग को जिसके द्वारा पता लगाया जाता है, इसे हम क्या कहेंगे, व्याधि बोधक निदान, यानी कि डायग्नोस्टिक इंडिकेटर। इसीलिए बच्चे निदान पंचक में जो निदान है, आप सभी जानते हैं निदान पंचक में क्या क्या है, निदान रूप, पूर्व रूप, उपसय और संप्राप्ति। तो यहाँ पर जो निदान है ना बच्चे, वो कौन सा निदान है, व्याधि बोधक निदान है। लेकिन बच्चे इस चैप्टर में हम जो निदान का वर्णन कर रहे हैं, वो कौन सा निदान है बच्चे, ये वाला निदान है, व्याधि जनक निदान है। तो आप कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए, इस चैप्टर में हम जो निदान पढ़ रहे हैं वो कौन सा निदान है बच्चे, व्याधि जनक निदान है, यानी कि रोग को उत्पत्ति के जो कारण है, वो वाले निदान को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, हम ये वाला निदान नहीं पढ़ेंगे, है ना। ये क्या है बच्चे, डायग्नोस्टिक इंडिकेटर है। हम जो निदान पढ़ेंगे वो क्या है, इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि रोग की उत्पत्ति के कारण। इसे ही बच्चे हेतु भी कहा गया है, इसको हेतु भी कहा गया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप डेफिनेशन देखिए, तो आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगी, है ना। अब आप डेफिनेशन देखिए, थोड़ी राइटिंग ये हो रही है क्योंकि मैंने क्या नया वाला मैं नोटपैड यूज कर रहा हूँ, है ना, जिस कारण राइटिंग यहाँ पे जम नहीं रही है ना। तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, ठीक। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पे बताया गया है, अगर आप दिस धातु में निरुपसर्ग और ल्युट प्रत्यय करते हैं तो इससे क्या होता है बच्चे, निर्देशनम शब्द बनता है। इन अकॉर्डिंग टू संस्कृत व्याकरण, निर्देशनम जो है वो निदान में परिवर्तन हो जाता है, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चे परिभाषा, है ना, निदान की परिभाषा, है ना। तो आपको जो अभी मैंने बताया व्याधि बोधक व्याधि जनक, वो अगर समझ में आ गया होगा तो आपको परिभाषा बहुत आसान लगेगी, है ना। चलिए समझने की कोशिश करते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू मधुकोश टीका, क्या होता है निदान, तो यहाँ पे दिया गया है व्याधि उत्पत्ति हेतु निदान, यानी कि व्याधि की उत्पत्ति का जो हेतु है उसे क्या कहते हैं, निदान कहते हैं। यानी कि व्याधि की उत्पत्ति के जो कारण है वही क्या है बच्चे, निदान है, ठीक। आया ना समझ में। अब चरक के अनुसार देखते बच्चे, तो क्या बोला, तत्र निदानम कारणम इति उक्तम अग्रे, है ना। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोला बच्चे, अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक निदान को कारण कहा जाता है।
तो एक प्रकार से बच्चे आचार्य चरक भी घुमा फिरा के वही बात बोल रहे हैं कि रोग की उत्पत्ति का जो कारण है वही क्या है, निदान है। ठीक, चलिए अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट क्या बोला, सर्वेषाम रोगाणाम निदानम कुपिता मलः, है ना। तो प्रकुपित हुए दोषों को ही रोग का निदान स्वीकार करना चाहिए, है ना। तो किसी भी कारण से हमारे शरीर में जो दोष प्रकोपित हुए हैं तो उसी को आचार्य वाग्भट ने निदान कहा है। ठीक, चलिए तो ये डेफिनेशन बच्चे याद कर लेना, एक एक लाइन की है ना, और समझ में आ गया होगा। एक लाइन में बोलूँ तो निदान क्या होता है, तो रोग की उत्पत्ति के जो कारण है, रोग को जो पैदा कर रहे हैं वही क्या है बच्चे, यहाँ पे निदान है, इसे हेतु भी कहा गया है। ठीक, चलिए अब निदान के पर्याय क्या क्या है ना, निदान के पर्याय क्या क्या है। हाँ, इंग्लिश में भी देखिए बच्चे, इंग्लिश में भी लिखा गया है अकॉर्डिंग टू मधुकोश टीका द सब्जेक्ट विच कॉज प्रोडक्शन ऑफ एनी डिसीज इज कॉल्ड निदान, व्याधि उत्पत्ति हेतु निदानम। ठीक है, वही अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक निदान मीन्स द कोज। ठीक है, वही अकॉर्डिंग टू वाग्भट एग्रीवेटेड वातादि दोष आर निदान फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिसीज। ठीक है, समझ में आ गया होगा, है ना। निदान के पर्याय क्या क्या बच्चे, है ना। तो निदान को निमित्त भी कहा गया है, निदान को हेतु भी कहा गया है, आयतन भी कहा गया है, प्रत्यय भी कहा गया है, उत्थान भी कहा गया है और कारण भी कहा गया है। इसके अलावा इसको कर्ता भी कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्यों कहा गया है, तो आगे इसके अर्थ भी बताए गए हैं ना। तो देखिए आप, निमित्त का अर्थ क्या होता है, निमित्त का अभिप्राय शकुन आदि से, शकुन आदि मतलब यहाँ पे किसका बोध करा रहा है बच्चे, ये अपशकुन, अपशकुन का बोध करा रहा है ना। तो बच्चे आप सभी जानते हैं कभी कभी बच्चे अपशकुन से भी रोग उत्पन्न हो जाता है। अपशकुन मतलब इसको आप उदाहरण समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कि कभी कभी बच्चे आप कोई घृणित वस्तु को देख लेते हैं, एकदम बेकार सी वस्तु को देख लेते हैं जिसको अपशकुन कहा गया है यहाँ पे, तो उसको देखने के बाद आपको उल्टी होने लगती है ना। तो आप देख सकते हैं अपशकुन के कारण भी क्या है बच्चे, रोग उत्पन्न हो रहा है, और निमित्त को यहाँ पर अपशकुन ही कहा गया है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए हेतु, है ना। तो हेतु का मतलब क्या होता है बच्चे, प्रमुख कारण, है ना। तो रोग का जो प्रमुख कारण है उसे क्या कहते हैं बच्चे, हेतु, है ना। उसके बाद आयतन, आयतन का अर्थ किसे लिया गया है बच्चे, स्थान से लिया गया है। आप सभी जानते हैं स्थान भी रोग के कारण माने जाते हैं, जैसे कि जांगल देश वातज रोग में कारण होता है, यानी कि जांगल देश में सबसे ज्यादा वातज व्याधियां होती है। आनुपदेश कफज रोग में कारण होता है। तो चूंकि बच्चे स्थान भी रोग की उत्पत्ति का कारण है और स्थान को आयतन कहा गया है, इसलिए निदान को आयतन भी कह दिया। ठीक है, आगे देखिए बच्चे प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, विश्वास, है ना। तो कभी कभी क्या होता है बच्चे, विश्वास से भी रोग उत्पन्न होता है, और ज्यादातर विश्वास से होने वाले रोग कौन से होते हैं बच्चे, मानसिक रोग होते हैं। इसको आप एक उदाहरण से समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कि आप रात में अंधेरे में गुजर रहे हो रास्ते से, ठीक है, आपको एक कीड़ा काट लेता है और उसी समय आपके सामने से एक सांप गुजर के निकल जाता है। तो बच्चे आपको काटा तो कीड़े ने, लेकिन आपने सांप को देख लिया उसी समय, सांप ने काटा नहीं, आपको काटा कीड़े ने, लेकिन उसी समय बच्चे सांप भी गुजर के निकल गया। तो आपको विश्वास हो गया कि मेरे को सांप नहीं काटा है ना। तो भले ही सांप ने नहीं काटा तब भी आपके शरीर में जहर चढ़ने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे विश्वास से भी रोग उत्पन्न हुआ, क्योंकि बच्चे विश्वास से भी रोग उत्पन्न हो रहा है, और विश्वास को प्रत्यय कहा है, इसीलिए बच्चे निदान को हम प्रत्यय भी कह सकते हैं। ठीक, चलिए। और उत्थान, उत्थान का मतलब उत्सर्ग, उद्गम या उभरने से लिया गया है। हिंदी में बोले तो बच्चे बढ़ना, तो आप सभी जानते हैं दोषों के बढ़ने से रोग उत्पत्ति होती है। ठीक है, हाँ। और कारण क्या है बच्चे, तो प्राइमरी कोज, प्राइमरी कोज को कारण कहा है। ठीक है, हाँ। इंग्लिश में भी दिया है बच्चे, आप देख सकते हैं निमित्त अपार्ट फ्रॉम द कोज इट गिव्स द मीनिंग ऑफ शकुन आल्सो। जो ऊपर हिंदी में है ना बच्चे, वही इंग्लिश में बताया गया है ना। तो इंग्लिश मीडियम वाले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, जो मैंने हिंदी में बताया वही सेम डिट्टो में इंग्लिश में नोट्स लेकर आया हूँ। ठीक है, हाँ। तो इस तरह से बच्चे आज के इस लेक्चर में हमने निदान की व्युत्पत्ति, निदान की परिभाषा और निदान के पर्याय को पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम निदान के प्रकार को पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।